के इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों ऑप्ट करना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर ज्योग्राफी बट आल्सो फॉर कोई भी सब्जेक्ट आप अगर ऑप्ट करते हो तो इसके साथ साथ ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर आवर सिलेक्शन। तो आपको पता है कि ज्योग्राफी के या कोई भी जो ऑप्शनल पेपर है, देयर आर टू पेपर्स इन वन सब्जेक्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2, और जो इसके मार्क्स होते हैं 250 एंड 250, इट मींस टोटल जो आपका यहाँ पे बन रहा है दैट इज 500। सो आउट ऑफ 500 आप कितना बेटर स्कोर कर सकते हो, वो चीज आपका सिलेक्शन एंड सिलेक्शन के बाद आपकी रैंक, इसको डिसाइड करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वन बाय वन हम इस जो ये इंडेक्स है, इट मींस एक ऐसे के फॉर्मेट में मैंने इसको रखा है कि किस तरीके से हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल को ऑप्ट करना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी मेंस। ज्योग्राफी एज अ यूपीएससी मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना बेनिफिशियल है, बिकॉज देयर आर मेनी लिटरेचर सब्जेक्ट्स। कई आपने टॉपर्स को सुना होगा जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट रखते हैं। तो उसमें ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस किस तरीके से अलग है और ज्योग्राफी आप ज्यादा मार्क्स किस तरीके से गेन करा सकता है, एंड व्हाई ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट मींस इसके कुछ प्रोज और कॉन्स दोनों चीजें देखेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन यूपीएससी लिस्ट, हर एक का आपको कुछ प्रोज और कॉन्स मिलने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो। मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा कि आपको ये ज्योग्राफी ऑप्ट करना चाहिए, इट इज अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हो, आपको क्या बेटर लगता है। बिकॉज इन द वेरी लास्ट मेन चीज क्या है, दैट इज योर मार्कशीट। मार्कशीट में क्या चीज मायने रखती है, योर मेंस मार्क्स एंड योर इंटरव्यू मार्क्स। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है आपका सिलेक्शन एंड द रैंक, और जो जॉब प्रोफाइल आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, जो भी जॉब प्रोफाइल आपको चाहिए वो सिर्फ इन पे डिपेंड करती है। मींस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, दैट इज द मार्क्स। और वो मार्क्स में अगर आपको कोई एक नंबर भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकता है कोई भी एक सब्जेक्ट, गो फॉर दैट ऑप्शनल। देन वी विल सी व्हाट इज द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, एंड इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि जीएस का जो हमारे पेपर है, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, उसमें कहीं पे ये फिट हो पाता है कि नहीं हो पाता। ठीक है, बुक्स एंड सोर्सेज, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज लाइक इंटरनेट एंड बुक्स, एनसीईआरटीज। ठीक है, तो हमको ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कौन सा क्या क्या रिसोर्सेज को देखना है। फर्दर स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को, अभी क्या है, अभी आपके सामने क्वेश्चन है ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट किया जाए, दिस इज द मेन टास्क इन फ्रंट ऑफ यू। जब आप इसमें यस और नो, एक टूल किट वाला आपने अभी देखा ना, टूल किट आई थी। ठीक है, तो टूल किट मींस इट्स अ फ्लो चार्ट। आपने ऑप्शनल को जब चूज कर लिया, आपने अगर कह दिया कि ज्योग्राफी इज द फाइनल, और ज्योग्राफी को जब आपने चूज करने के बाद फिर आप जब आगे बढ़ते हो तो फ्लो चार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कैसे, हाउ यू विल कवर द होल सिलेबस। और उसके साथ साथ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी ईयर इन मेंस में कितने बच्चे मेंस दे रहे होते हैं, नियर अबाउट 15,000, एंड आउट ऑफ दीज 15,000 स्टूडेंट, नियर अबाउट 3,000 to 4,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल से पेपर दे रहे होते हैं। ज्योग्राफी का जो सक्सेस रेट है, इट इज नियर अबाउट 7%, 7% सक्सेस रेट है, एंड देयर आर मेनी टॉपर्स लाइक इरा सिंघल, प्रथम एंड मेनी टॉपर्स जो ज्योग्राफी से फर्स्ट रैंक या टॉप 50s में आए हुए। इसका मतलब ज्योग्राफी आपको नंबर तो प्रोवाइड करता है, और अगर हम मार्क्स की बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना मार्क्स आ रहा है, बिकॉज एवरीथिंग क्या है, द मेन थिंग इज दैट द भैया सबसे बड़ा
रुपया, और वो रुपया मीन्स मार्क्स, और वो मार्क्स क्या है, मार्कशीट, और उसमें मैक्सिमम मार्क्स अभी तक किसी ने होल्ड किए हैं, दैट इज मिस्टर प्रथम, जो 2017 में इन्होंने 64 या 63rd रैंक थी इनकी, 327 मार्क्स आउट ऑफ 500 स्कोर किए थे। इट मींस आपको 327, और कहीं कहीं एक एग्जांपल कई कोटेशन में मिलता है कि भाई 411 मार्क्स भी किसी के आए हुए हैं। अभी किसके आए हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 411 तक के मार्क्स सुना जाता है, लेकिन 327 मेरे सामने की बात है, इसीलिए 327 ये कंफर्म है। ठीक है, तो अब वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, व्हेन यू सेलेक्टेड ऑप्टेड फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल, आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कि यूनिकनेस आप में क्या है, बिकॉज एक क्लासरूम में देयर आर 50, 100 और 200 स्टूडेंट्स। जब इतने सारे स्टूडेंट हैं एक ही क्लास में, तो उनमें से केवल एक या दो स्टूडेंट क्यों सेलेक्ट होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, बिकॉज बुक्स, एनसीईआरटी, सबको मालूम है कि बेसिक कंसेप्ट किससे बनेंगे, एनसीईआरटी से। रेफरेंस बुक सविंद्र सिंह, माजिद हुसैन, खुल्लर, जीसी लियोंग, देयर आर सेवरल बुक्स जो आपको कोई ना कोई रेफर करेगा, मींस आपको एक कॉमन लिस्ट में आपको ये सारी बुक्स तो मिलेगी ही रेफरेंस में। और इसके साथ इंटरनेट प्लस न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मींस सबके पास जब रिसोर्सेस सेम है, इवन क्लासरूम में भी स्टूडेंट्स का जो टीचर है वो सेम है, क्लास नोट सेम है, फिर सारे लोग सेलेक्ट क्यों नहीं होते हैं, उसके पीछे का मेन कारण होता है कि आपकी यूनिकनेस। यूनिकनेस आपकी जितनी भी प्रॉपर होगी, यूनिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। आप जितना यूनिक परफॉर्म कर सकते हो उतने ही बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है which is neither science nor any humanity subject. It is the very beautiful amalgamation of science and humanity. It means ये आपको एक स्कोप प्रोवाइड करता है कि आप इसमें क्रिएटिविटी करो। आप जितना क्रिएटिव बनोगे, मींस साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के साथ कल्चरल एस्पेक्ट्स और जो रिसेंट एग्जांपल्स है, अगर आप उसको इंक्लूड करते हो, then it means वो आंसर आपका यूनिक होगा। बिकॉज देखो 15,000 मेंस में 3,000 4,000 ज्योग्राफी के आंसर्स लिख रहे हैं, सब एक जैसा लिख देंगे तो एग्जामिनर में तो जो बेचारा ओल्ड बूढ़ा एग्जामिनर है वो भी तो क्या सोचेगा, यार सब एक जैसे मोनोटोनस हो जाएगा। तो आप लीक से थोड़ा सा अलग हटके किस तरीके से काम करोगे, वो चीज डिपेंड करता है आपको मार्क्स दिलाने। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एंड मैपिंग, जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हो तो आपको पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 मैपिंग से मिल जाएगा। ठीक है, जब मैपिंग मिलेगी तो मींस नॉट ओनली इन मेंस बट आल्सो इन प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू, दोनों में हमें मैपिंग आपकी हेल्पफुल रहेगी, और फ्यूचर में बहुत सारी चीजों के लिए भी होगी। ठीक है, तो उसके तो उस पर डिस्कस करेंगे। एंड हाउ टू राइट गुड आंसर्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड टाइप्स ऑफ वेरियस क्वेश्चंस एंड आंसर राइटिंग इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। क्वेश्चंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके लिए जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा डिस्कशन सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। सो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। अब शुभम, रिया, तुषार, अभी आप ही लोग हो सकता है कि आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड का हो, साइंस में भी कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का होगा, कोई मेडिकल साइंस का होगा, कोई ह्यूमैनिटीज। इट मींस आपके जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको यूपीएससी में एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है, अगर आपको उसमें आपका दिया हुआ सब्जेक्ट सपोज फिजिक्स मिल जाता है, केमिस्ट्री मिल जाता है, मैथ्स मिल जाता है, और आप उसमें अगर बहुत फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो कि आप बहुत अच्छे से उसको लिख सकते हो, तो गो फॉर दैट ऑप्शन, बिकॉज आपके मार्क्स वहां पे मेन है, मार्क्स आने चाहिए। फिर मान लीजिए आपको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है,
आपने क्या किया, आपने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू सुना, और किसी ने ज्योग्राफी ऑप्शनल बताया, किसी ने पीएसआईआर, किसी ने सोशियोलॉजी, किसी ने एंथ्रोपोलॉजी, सब कुछ सबने अपना अपना बताया, और नाउ यू आर कंफ्यूज कि भाई हम किधर जाएं। तो ऐसे में आपकी हेल्प करने के लिए आप ही आने वाले। कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग देखना है तो खुद ही से मरना पड़ेगा, खुद ही मरोगे तभी तो स्वर्ग पहुंचोगे। कोई पड़ोस में आपका फ्रेंड अगर मर जाए तो वो वहां पहुंचेगा तो आप नहीं देख पाओगे। इसका मतलब डिसीजन भी आप ही को लेना है, और वो डिसीजन किस तरीके से ले सकते हो, इंटरेस्ट आपका किस सब्जेक्ट में है। जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट है, लेट्स से हिस्ट्री में आपका अगर इंटरेस्ट है, तो ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, कि वहां पे एंथ्रोपो हो सकता है, या फिर ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। अभी आपने क्या किया, जो 20-25 सब्जेक्ट हैं, आउट ऑफ दीज 20 और 25 सब्जेक्ट आपने 4 और 5 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर लिया। देखो, शॉर्ट करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में किस तरीके से आप अपने सेलेक्ट फाइनल ऑप्शनल की तरफ बढ़ोगे, उसके लिए क्या करना है कि आप ऐसा सब्जेक्ट देखो कि ऐसा कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें मोर देन 300 मार्क्स मिलते हैं। तो चाहे वो सौम्या पांडे हो जिसके 317 मार्क्स थे, चाहे वो प्रथम हो 327 मार्क्स थे, ठीक है, इट मींस you can score very well in geography, not only in geography but also in medical science, in anthropos, sociology, सब में आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन हर एक इंसान, वी आर ह्यूमन, और ह्यूमंस की लिमिट होती है, और वो लिमिट किसी न किसी, आप एक सब्जेक्ट में तो मास्टरी रख सकते हो, सारे सब्जेक्ट में तो मास्टरी नहीं रख सकते। इट मींस इन 4 और 5 में से एटलीस्ट आप कम से कम 2 या 3 को एलिमिनेट कर दोगे। अगर 2-3 को एलिमिनेट कर दिया तो नाउ यू हैव 2 सब्जेक्ट्स। अब सपोज आपके सामने 2 सब्जेक्ट है, एक है ज्योग्राफी और एक है हिस्ट्री। आपको लग रहा है ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही मुझे इंटरेस्टेड, और दोनों में ही 300 प्लस मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं, बिकॉज टॉपर्स के ये मार्क्स अवेलेबल है। अब उसके बाद फिर क्या आता है कि आपके पास नोट्स क्या अवेलेबल है, और क्या आप टेस्ट सीरीज, या तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्या आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज, बिकॉज रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेस ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप देखो, मान लो ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों के लिए ही अवेलेबल है, फिर उसके बाद फिर आप क्या करोगे, गाइडेंस बाय सीनियर्स और फैकल्टीज और टीचर्स लाइक मी, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या करना चाहिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। 2 फिंगर वाला कंसेप्ट नहीं करना है कि बच्चे को पकड़ाना है कौन सी फिंगर, तो वही वाला सब्जेक्ट, बिकॉज ये आपके फ्यूचर पे डिपेंड करता है, फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। तो अब इसके डिसाइड करने के लिए क्या है, सबसे पहले जीएस पढ़ो। इसीलिए क्या करा जाता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कि अगर आप क्लासेस भी लेते हो तो सबसे पहले जीएस सब्जेक्ट की तरफ जाओ। जीएस में आपको देयर आर वेरियस सब्जेक्ट्स। इन पेपर 1 you will study history, sociology, geography, and in paper 2 governance, polity, IR. In paper 3 economy, science and tech, disaster management और internal security, and in paper 4 ethics, ठीक है। मींस आप सभी टॉपिक्स को एक साथ पढ़ रहे हो, मींस हिस्ट्री भी है आपके सामने और ज्योग्राफी भी, बिकॉज यू आर कंफ्यूज बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जब आपने पढ़ा, तो अब किसी भी एक टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक करो, हिस्ट्री में भी इवन जो ऑप्शनल पेपर है ना उसका पेपर क्वेश्चन बैंक्स आप परचेज कर सकते हो, जो टॉपिक वाइज है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप उसके ऊपर लिखने की कोशिश करो, क्या आप उसको लिख सकते हो। किसी एक क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट को आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से लिख सकते हो, या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है। इट मींस जहां आप ज्यादा कंफर्ट हो, जहां आप चीजों को बहुत अच्छे से और कई सारी डायमेंशंस को लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो इन योर आंसर, गो फॉर दैट सब्जेक्ट। और अलग और इसके साथ साथ अगर आपने फाइनल कर लिया
मान लो आपने ज्योग्राफी को ही फाइनल कर लिया कि अब हम ज्योग्राफी फाइनल कर चुके हैं, और अचानक से हुआ क्या, आपके 2 या 3 फ्रेंड बनते हैं, या फिर टॉपर्स का आपने इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि गो फॉर एंथ्रो, एंथ्रो में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, या सोशलॉजी या पीएसआईआर में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो उस पे जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होने की कोशिश करेगा कि अच्छा ऐसा है कि मैंने अगर ज्योग्राफी ऑप्शन किया है ना, तो अब चलो छोड़ दे। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मेनी एस्पिरेंट्स जो कई बार इंटरव्यू दे रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार, लेकिन फिर भी पास नहीं होते हैं, तो फिर वो बाद में क्या करते हैं कि अपना ऑप्शनल छोड़ के फिर कोई लिटरेचर ले लेते हैं, छोटा टॉपिक है, और उसके बाद फिर निकल लेते हैं कि ठीक है उसमें हम ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि नाउ आफ्टर रीडिंग वन सब्जेक्ट ड्यूरिंग 3 years और 2 years या 1 year, आपको किसकी नॉलेज ज्यादा होगी? जिस सब्जेक्ट को आपने पकड़ के रखा है, सपोज ज्योग्राफी को पकड़ के रखा है, और उसकी जगह आप छोड़ने की कोशिश, छोड़ने के बाद एंथ्रो या फिर हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर कुछ भी ले रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप किस में ज्यादा जानते हो? उस लिटरेचर से ज्यादा इस सब्जेक्ट में ज्यादा जानते हो। इट मींस अब आपकी कहीं ना कहीं कमी है रिप्रेजेंटेशन में, रिप्रेजेंटेशन। देखो आई एम नॉट अ प्रोफेसर, कोई भी मैं ज्योग्राफी का ना तो टीचर हूँ ना ही कोई स्टूडेंट हूँ, मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट इन यूपीएससी जब मैंने भी अपने अटेम्प्ट दिए तो ज्योग्राफी ऑप्शनल से दिया, ठीक है, वहां ज्योग्राफी पढ़ा और वहां से चीजों को गेन किया। तो एक चीज होती है आपके जब एकेडमिक पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जब आप थे वहां पढ़ रहे थे और एग्जाम देना, वही एक कंपटीशन है। मैं कंपटीशन में किस तरीके से आप ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हो उसको बता सकता हूँ। हम एकेडमिक की तरफ नहीं जाने वाले हैं, हम कंपटीशन को फेस करेंगे तो कंपटीशन की तरीके से हम डील करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल अब आपने जब ले लिया तो उसको बदलना नहीं है। अब ज्योग्राफी यूपीएससी में इसके लिए जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है कितना पॉपुलर है, कितने मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम जो मार्क्स अभी तक मेरे सामने आए हैं वो दैट इज 327। कहीं कहीं 411 भी मिलता है, अगर 411 भी आ रहे हैं 500 आउट ऑफ 500, दैट इज वेरी गुड, मतलब बेस्ट है। इतने मार्क्स कभी किसी के नहीं आए, ठीक है, इट मींस 300 प्लस आपको मिल सकता है। नाउ व्हाई ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब इसकी कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी सुनिए। पहले थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ चल देते हैं। नेगेटिव जब आप देखोगे तो ज्योग्राफी क्या है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वेरी वास्ट, और इतना बड़ा है, इतना लेंथी सब्जेक्ट है कि उसको कवर करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बस एक यही इसका नेगेटिव फैक्टर है। और कुछ लोगों को इसलिए भी टफ लगता है कि इसमें भाई सर मैपिंग होती है, मैपिंग सर बड़ी दिक्कत है, मैप नहीं बनता। अगर किचन में खड़े होकर रोटी बनाएंगे तो वो मैप बड़ा अच्छा बन सकता है इंडिया का, लेकिन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। डोंट वरी, मैं आपको मैप बनाना भी सिखा दूंगा, बहुत ही इजी है, चाहे वो इंडिया को हो या फिर वर्ल्ड का, ठीक है। बस यही दो एक इसके निगेटिव फैक्टर्स हैं। अब नेगेटिव्स अगर देख लिए तो अब आ जाओ पॉजिटिव में, मींस प्रोज क्या क्या है। दिस इज वेरी साइंटिफिक इन नेचर, लॉजिकल एंड रेशनल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, अभी हम सिलेबस भी देखेंगे, तो इन ज्योग्राफी पेपर 1 आपका जो सेकेंड यूनिट है दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। तो उसमें जो एयर मूवमेंट है, एयर मूवमेंट किस तरीके कहां से किधर फ्लो करता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट। अब अगर आपने इसको समझ लिया, अब इसी के ऊपर बेस्ड होगा आपका साइक्लोन, साइक्लोन के साथ साथ फिर आपका चाहे वो मॉनसून हो या फिर एयर मास थ्योरी हो, सारी चीजें इसी के ऊपर बेस्ड है। मींस जैसे कोई भी साइंस है ना, साइंस के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उसमें कोई एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, या मैथ्स का एक फॉर्मूला होगा, उसी के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट। सिमिलरली
इन ज्योग्राफी ऑप्शनल यहाँ पे भी कुछ की फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड सारी थ्योरीज मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ठीक है। अब जब क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, इट मींस यू आर रिप्रेजेंटिंग और शोइंग यूनिकनेस टू द एग्जामिनर। इसका मतलब क्या है कि वो आपको मार्क्स ज्यादा अपने आप देगा, क्योंकि आपकी वो यूनिकनेस है। आपने किसी का चेपा नहीं है, या फिर अपने जो भी टीचर है जो उसने बताया है बिल्कुल डिक्टो वही वर्ड्स को लिख के नहीं आए, क्योंकि यूपीएससी में कभी भी सेम क्वेश्चन आज तक तो आया नहीं, आगे भी नहीं आएगा। In geography optional, sufficient material is available in the form of books by Indian authors, as well as there are many coaching institute material आपको available हो जाएगा टेलीग्राम पे, या फिर कई सारी पीडीएफ्स चलती रहती है मार्केट में। तो देखो सबसे मेन चीज क्या होता है कि आपको सिलेबस रट जाना है। सिलेबस अगर किसी भी सब्जेक्ट का ऑप्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योग्राफी का, कोई भी ऑप्शनल इवन और जीएस पेपर्स, उसका सिलेबस लाइन बाय लाइन, इवन द मीनिंग बिटवीन द वर्ड्स, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, व्हाट शुड रीड एंड व्हाट शुड नॉट, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना। मींस हमको जब ये पता चल जाएगा कि क्या चीज नहीं पढ़नी है, इट मींस नाउ ऑटोमेटिकली योर विजन इज फिल्टर्ड, और आपके सामने जो बुक है, जो भी कुछ पेज है, उस पेज पे जो भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी, वो ऑटोमेटिकली कंपटीशन में आपके सामने क्या आने वाला है, किस तरीके से, किस पैटर्न पे इस क्वेश्चन आता है, वो अपने आप यहाँ पे फिट हो जाएगा। इसीलिए क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या पढ़ने से, ठीक है। तो अपने खुद के नोट्स, अपने जो आप यहाँ पढ़ोगे उसके नोट्स, बस उससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, ना ही बहुत सारी बुक्स की तरफ जाना है। बुक्स भी जितना कम से कम रख सकते हो। सपोज यू हैव, एक स्टूडेंट है जिसके पास 5 डिफरेंट राइटर्स की बुक है, और एक स्टूडेंट है जिसके पास 1 या 2 बुक्स हैं, और ये 5 डिफरेंट बुक्स को एक स्टूडेंट केवल 1 टाइम पढ़ता है, और ये 1 या 2 बुक है उसको कम से कम 4 to 5 टाइम्स पढ़ता है। सो विच वन इज गुड? आप लोग बताओ, थोड़ा तो इंटरैक्टिव हो। शुभम, रिया एंड तुषार, विच वन इज गुड, ए और बी? ए, इट मींस क्या है, आपको अपने रिसोर्सेस को भी लिमिटेड करना पड़ेगा। वेरी गुड तुषार। नाउ एम्पल स्कोप ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब जब आप बच्चे थे, आप जब कॉलेज लेवल पे थे, तो क्या करते थे, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप फ्लो चार्ट को अगर यूज कर रहे हो, फ्लो चार्ट और डायग्राम, मैप, इसको बनाते हो, तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स इसके एडिशनल देता है। और यहाँ पे इन कंपटीशन एक एक मार्क्स की वैल्यू होती है। इट मींस अगर वही जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कंपैरिजन करोगे, तो ज्योग्राफी में आप अगर मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हो, डेफिनेटली आपको हाफ मार्क्स, 0.75, 0.25 मार्क्स डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू हिस्ट्री। तो यहां देखो मार्क्स किस तरीके से एक एक स्कोर करना। क्या होता है, देखो बीजेपी या कोई भी पार्टी अगर कहीं जीतना चाहती है, तो वो क्या करती है, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक एक गली मोहल्ला, उसको फोकस करती है कि वो वहां के जो वोट हैं, एक एक वोट हमारे पास आ जाए। अगर आप एक एक मार्क्स के ऊपर मेहनत कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर हाई। हो सकता है आप 411 का भी स्कोर क्रॉस कर डालो। अब इसके साथ साथ क्या है कि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, इट इज बेनिफिशियल इन इंटरव्यू, बिकॉज जब आपके सामने इंटरव्यू में, आप इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे, आपके सामने जीएस का कोई लिमिटेड सिलेबस वहां पे नहीं लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कह सकते सर दिस इज चीटिंग,
ये आउट ऑफ सिलेबस, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंटरव्यू में नहीं पूछी जा सकती। इसका मतलब, और जब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी होंगे, इवन जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वहां पे A4 शीट और पेंसिल रखी होती है, आपसे खुद बोल दिया जाता है कि इसका डायग्राम ड्रॉ करो, नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम ड्रॉ करो, नॉर्थ ईस्ट में या पर्टिकुलर वर्ल्ड में ये लोकेशन कहाँ पे है पिन पॉइंट करो, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल होगा। Even this geography is helpful in essay. ऐसे में एक कोई ना कोई एक ऐसे ऐसा होता है वहां आपके ऑप्शंस में, जहां ये इन्वायरमेंट या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आप रिलेट कर सकते हो, तो ये ऐसे में आपको प्रॉफिट करवा सकता है। और इसके साथ साथ जो जीएस है, जीएस पेपर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही ज्योग्राफी बेनिफिशियल है, क्योंकि ज्योग्राफी के पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ बायो ज्योग्राफी भी है, एंड बायो ज्योग्राफी कवर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। तो अगर आप प्रीलिम्स में देखो, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन देयर आर 17 to 20 क्वेश्चंस जो कहां से आते हैं, ज्योग्राफी से। और इकोलॉजी के अगर क्वेश्चन देखोगे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, तो नियर अबाउट 12 to 15 क्वेश्चंस कहां से है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इट मींस अगर आप टोटल देखते हो कितना, अगर मिनिमम भी मानते हैं 17 और 12, तो इसका मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 29 और 30, इट मींस 30% प्रीलिम्स आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ने से ही कवर हो गया। दो चीज है, एक होता है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, एंड सेकंड इज हार्ड वर्क। क्या काम करना चाहिए, स्मार्ट और हार्ड। शुभम, रिया एंड तुषार, what strategy should we opt, smart work or hard work? Smart work, definitely. We have smartphones, but हम स्मार्ट नहीं हो पाते। हम लोग क्या करते हैं कि जितना ज्यादा कहीं से मिल जाता है मैटर, उसको उठा के अपने नोट्स बना लिया या फिर उसको प्रिंट निकाल के रख लिया। हार्ड वर्क, गधे वाला काम करेंगे लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ऑप्शनल कोई ऐसा ऑप्ट करना चाहिए which can cover your prelims and mains too in GS। तो देखो, प्रीलिम्स का 30% कवर कर दिया आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मींस एडिशनल अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम सेव हुआ, आपकी जो मेहनत है वो बची। और मेंस में आ जाओ, मेंस का जीएस पेपर 1, पेपर 1 का एटलीस्ट 35% पार्ट इज ज्योग्राफी, और वो 35% पार्ट देखो, जीएस पेपर 1 में आप ज्योग्राफी अगर कवर करते हो तो ऑलरेडी कवर हो गया, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में आता है आपका आईआर, इंटरनल रिलेशन। इंटरनल रिलेशंस के, जब भी आप इंटरनल रिलेशंस देखोगे तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो जो हमारे नेबर्स लाइक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार, इंडिया श्रीलंका, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया मालदीव, ये नेबर्स है। नेबर्स के साथ आपकी अलग पॉलिसी रही, जो बहुत दूर है लाइक यूरोप या फिर चाइना या ब्रिटेन, सॉरी ब्रिटेन और अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ये जो आपके डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज्यादा है, उनके लिए डिफरेंट पॉलिसी रही, ठीक है। मींस ज्योग्राफी का पॉइंट कहीं ना कहीं आईआर में भी आता है, तो जीएस पेपर 2 से आप रिलेट करोगे। और इसके, क्योंकि देखो आपका यहाँ पे पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स भी आती है इन पेपर 1, तो वहां पे आपका आईआर भी कवर हो रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ पे 10 to 15% पार्ट जीएस पेपर 2 का भी कवर हुआ। इन जीएस पेपर 3 यहाँ पे क्या आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले डिजास्टर पढ़ना है आपको ज्योग्राफी में। डिजास्टर मैनेजमेंट, जब आपको पता होगा कि व्हाट इज फ्लड, व्हाट इज वेरियस काइंड ऑफ डिजास्टर्स, जब ये सब पता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या करना चाहिए
किस तरीके की पॉलिसीज डेवलप करनी चाहिए वो आप इजिली बता सकते हैं। ठीक है, इट मींस देखो जीएस पेपर 1, 2, 3 सब कुछ कवर हो रहा है और यहाँ पे भी ये 10 to 12% कवर कर रहा है जीएस पेपर 3 का। इट मींस ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको पढ़ना है तो उससे आपका 30% प्रीलिम्स कवर हो गया और मेंस का कई सारे पेपर्स भी धीरे धीरे तैयार हो रहे। और ये इसके साथ साथ क्या है कि कई इट इज हैवीली कवर्ड डायरेक्टली इन जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 और इसके साथ साथ इसका हाई सक्सेस रेट है। देयर आर मेनी टॉपर्स लाइक इरा सिंघल, प्रथम एंड देयर आर टू लाइक गौरव अग्रवाल। तो ये सभी ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था, टॉपर्स हैं, तो सक्सेस रेट कहीं भी कम नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा कहीं अगर फेमस ऑप्शनल्स की बात होती है तो उसमें ज्योग्राफी नंबर 1 पे आ ही जाता है। The location of various biosphere reserves, wildlife sanctuaries, national parks, wetlands, rivers, ये सभी क्वेश्चंस आप नॉर्मली देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो प्रीलिम्स के हैं उसमें आपको मिल ही जाएगा। इसका मतलब आपकी इस मैपिंग जो है वो भी प्रिपेयर हो रही है। एंड करंट बेस्ड क्वेश्चंस लाइक मॉनसून, अभी जैसे साइक्लोन आया, वो साइक्लोन कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज एल नीनो, ला नीना, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, ओशियन करंट्स क्या होते हैं, मॉनसून की वर्किंग कैसी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप करंट बेस्ड क्वेश्चंस में देखोगे तो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इजीली आप करंट बेस्ड क्वेश्चन चाहे वो आपके जीएस में आए या फिर पेपर 2 में आए या पेपर 1 में आए, इजीली डिफाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले। ठीक है, now come to the syllabus part. So there are two papers, paper 1 and paper 2, दोनों ही 250 मार्क्स ईच। और इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इन पार्ट ए देयर आर 5 चैप्टर्स, जो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। दिस इज पार्ट ए ऑफ पेपर 1 and part B of paper 1 is perspective in human geography. This is very important. Agar if you want to score very high in geography optional तो आपको पेपर 1 में पार्ट ए के साथ साथ इन पार्ट बी ये जो चैप्टर है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपका ये पेपर इसमें स्कोर करना है मोर देन 170 और 160 तो आपको डेफिनेटली इसको तो कवर करना है। और अगर आपका ये चैप्टर तैयार हो जाता है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी तो उसका यूज आप करोगे इन पेपर 2 और वहां से आप इसमें भी नियर अबाउट 150-170 मार्क्स लेके आ सकते हो बहुत इजीली। लेकिन उसमें पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी को लाना जरूरी है और ये पार्ट है, पार्ट बी ये रिलेट करता है ह्यूमन ज्योग्राफी से, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखो ज्योग्राफी आप जीएस में भी पढ़ते हो और ऑप्शनल में भी पढ़ते हो, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली अगर आप पढ़ रहे हो, ऑप्शनल ले रहे हो, इट मींस उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी। और रिस्पेक्ट ज्योग्राफी को कब मिलेगी, जब आप ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज करोगे। तो अगर पेपर 1 पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है तो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी को दोनों ही पेपर में बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। मींस थिंकर्स और वेरियस काइंड ऑफ थ्योरीज, उनको आपको कहीं ना कहीं उनके नाम लिखना है। जब उनको आप मेंशन करोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा, वो कहेगा कि हाँ ठीक है, इसने ज्योग्राफी को मजाक में नहीं लिया है, ज्योग्राफी को रिस्पेक्ट दी। तो आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सो इफ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे मार्क्स आपको देने वाला है। ठीक है, अगर 150 भी आ जाते हैं तो भी आपके 300 मार्क्स हैं और 300 मार्क्स आ रहा है, इट मींस बहुत अच्छे मार्क्स हैं। किसी भी ऑप्शनल में if anyone is scoring more than 270 marks टोटल मिला के तो वो अच्छे मार्क्स में काउंट होता है, और 300 प्लस है फिर तो कहना ही क्या। ठीक है, दिस इज पेपर 1।
अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। और पेपर 2 में आ जाओ। पेपर 2 किससे रिलेटेड है? ये है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी। और इसमें भी जो पहले 5 चैप्टर्स हैं, फिजिकल सेटिंग, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये पार्ट ए में आता है और ये आता है पार्ट बी में। अगर आप पैटर्न देखोगे क्वेश्चन पेपर का, तो दोनों ही क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में 8 क्वेश्चन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है पार्ट ए इन पेपर 1 एंड दिस इज पार्ट बी इन पेपर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों कंपलसरी होते हैं और 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स। और उसके बाद आपको इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन। इट मींस 5 में से आपने 1 और 5 कर लिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 3 क्वेश्चन। अब 2 3 4 और 6 7 8 में से कोई आप 3 ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें जो भी आपको ठीक लगे। और बाकी के जितने भी हैं ये 50-50 मार्क्स के होते हैं। सिमिलरली इन पेपर 2 भी कुछ यही पैटर्न होता है। 1 और 5 आपका कंपलसरी होगा, बाकी 2 3 4 6 7 8 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर्स आते हैं। अब डिटेल में एक बार देख लेते हैं आपका जो सिलेबस है किस तरीके से कवर कर रहा है सारी चीजों को। सबसे पहला चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी का जो मेन क्रक्स है वो इन जियोमॉर्फोलॉजी, इन क्लाइमेटोलॉजी एंड इन ओशियनोग्राफी, इन तीनों में है। मींस अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी अच्छी करनी है ना, तो इन 3 चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं। इन 3 चैप्टर में सबसे पहले आ जाओ जियोमॉर्फोलॉजी, जहां से हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक ऑक्सबो लेक्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, वैली, ये सभी चीज क्या होती हैं, किस तरीके से डेवलप होती हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, origin, evolution of earth crust, fundamental of geomagnetism, physical condition of earth's interior, geosyncline, ये जितनी भी चीजें हैं हम लोग 1 by 1 एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। और हमारा मेन फोकस क्या होगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हो तो आपको अपनी लैंग्वेज में उसको डिफाइन करना है। यही चीज होती है यूनिकनेस। मैं बिल्कुल भी आपको लकीर का फकीर बनाने वाले की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। आपका कंसेप्ट बिल्डअप कराना जरूरी है। जब आप कंसेप्ट समझ जाओगे कि कोई भी चीज, फैक्टर्स जो है एक्सोजेनेटिक या एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होते हैं और उनसे किस तरीके से लैंडफॉर्म डेवलप होती है, देन यू कैन इजीली राइट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि देखो जियोमॉर्फोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आएगा तो इसी से रिलेटेड। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया मींस वो फॉर्मूला आपको आ गया सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी डेटा उसमें लिखा हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी हो, इजीली आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लोगे। उसी तरीके से हम इस पेपर को भी कवर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है बायोजियोग्राफी, जहां पे है जेनेसिस ऑफ सॉइल। अब देखो जो आपका ये पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, देयर आर सेवरल टॉपिक्स जो लगभग एक जैसे हैं। तो जैसे यहाँ पे आप जेनेसिस ऑफ सॉइल देखोगे, सॉइल किस तरीके से बन रही है, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, सॉइल इरोजन, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स, आपका पेपर 2 में भी मींस हम वहां पे उसको अलग अलग कर नहीं पढ़ने वाले। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे। स्मार्ट वर्क करना है। इसका मतलब क्या है कि जब आप 4th पेपर इस टॉपिक को पढ़ोगे तो हम पेपर 2 का भी कुछ पार्ट इस बायोजियोग्राफी में कवर कर लेंगे। फिर आता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। इससे बाहर इकोलॉजी इन्वायरमेंट है ही नहीं, सब कुछ यहां मिलने वाला है। दिस इज पार्ट ए। इन पार्ट बी आपको क्या मिलेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी। और मैंने बताया कि चैप्टर 1 है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
What is regional synthesis, areal differentiation, dichotomy and dualism, environmentalism, quantitative revolution, radical behavioral human welfare approaches. ये वो थ्योरीज हैं जिसमें बेसिकली होता क्या है, जितने भी पेपर, चाहे वो हिस्ट्री हो, पीएसआईआर हो, पेपर वन थ्योरी से रिलेटेड, थिंकर्स से रिलेटेड है। और आपको मार्क्स तभी मिल सकता है जब उसमें आप रिस्पेक्टेड थिंकर्स एंड रिस्पेक्टेड थ्योरीज का नेम मेंशन करोगे। और जब आप इनका नेम और थ्योरीज को मेंशन करके फिर आंसर लिखते हो, आंसर राइटिंग करते हो, तो आपको डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग एंड मॉडल थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ये सभी वो चीज हैं जो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं। और ये जो मॉडल्स होते हैं ये बिल्कुल सिंपल है, ये मॉडल्स बिकॉज डायनेमिक होते नहीं है। अब जो वेबर का मॉडल है, इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल, वेबर ने जो बता के चले गए वही मिलेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आप देखोगे लगभग सेम है। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्ट बी में 5 कंपलसरी है, 6, 7, 8 क्वेश्चन आता है, तो इसमें से 8 या 7 में आपको कहीं ना कहीं मॉडल मिलेगा। इसका मतलब आप 7 के उस मॉडल वाले क्वेश्चन को तो छोड़ ही नहीं सकते। आपने जो पढ़ा है उसमें आप अगर उसको 2-3 बार आपने लिखने की प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली वो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसका आंसर आप लिखने वाले, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 1। अब पेपर 2 पे आ जाओ। पेपर 2 में सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी, किस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस रिवर्स, ठीक है, और वैली, और उसके साथ साथ फिर इंडियन मॉनसून, रेनफॉल पैटर्न, सब कुछ यहाँ पे अप्लाई कर दो। मींस जो आपने पेपर 1 में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, ये सब चीज जो 3 चैप्टर पढ़े हैं ना, इन तीनों चैप्टर का इंप्लीमेंट कर दो इंडिया में, वो है फिजिकल सेटिंग में। देन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अब यहां से देखो ये रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, डेजर्ट, ड्रॉट प्रोन, हिल, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट। मैंने क्या बताया था इन पेपर 3, डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ टॉपिक जो आपको उसमें कवर करना है, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट आपका इसमें कवर हो रहा है। एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अब देखो पेपर 2 से रिलेट हो गया, ये पेपर 2 है आपका, उससे रिलेट हो रहा है। एंड कंटेम्पररी इश्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका आईआर से रिलेटेड हो जाएगा। आईआर के अलावा आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रिलेट हो जाएगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी रिलेट हो जाएगा, सभी टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर 2 का सिलेबस है, इसमें एक एक टॉपिक्स हम कवर करेंगे और मेन फोकस क्या रहेगा कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। नाउ अब आता है क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द बुक्स एंड वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़ने हैं। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए आपने पढ़ाई, सब कोई बताता है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, जीसी लियोंग भी पढ़ लो आप, ठीक है। और ये आपको जो बुक लिस्ट है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सविंद्रा है, और इसके अलावा रूपा मेड सिंपल है। और अगर आपको ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी को से रिलेटेड करंट स्पेसिफिक चीजें देखना है तो नोआ की वेबसाइट है, उस नोआ की वेबसाइट को आप फॉलो करते रहो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपकी योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसको जरूर देखना है। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ पूरा ज्योग्राफी बेस्ड है, ठीक है। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड कई सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। इवन हाँ ये भी होता है कि जो आपके 1 साल पहले या 2 साल पहले की जो डाउन टू अर्थ है उनसे रिलेटेड आपको सीधे सीधे मेंस में क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया, इंडिया ईयर बुक, यहाँ से आप डेटा उठा सकते हो फॉर पेपर 2, ठीक है। तो ये सभी बुक्स है, ज्यादा भटकना नहीं है। अब जितनी भी ये बुक्स है, अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पे भी पढ़ना है, अपने नोट्स भी बनाने हैं खुद के, और उसके बाद ये बुक्स भी लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
मैं जो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सारी चीजें मीन्स जो मेरा लेक्चर होगा उसकी आपको पूरी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा और उस पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल होंगे। अब आपको अपने हैंडमेड नोट्स क्या कैसे बनाने हैं, हैंडमेड नोट्स ये आपके खुद के अपने होंगे। और ये हैंडमेड नोट्स आप कब बनाओगे, जब आप बहुत अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ लोगे और उसके बाद एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको अपने नोट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट। और ये फ्लो चार्ट में जब आप बना लोगे मीन्स कोई भी टॉपिक है वो आपने फ्लो चार्ट में अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा मीन्स वो कभी भी छूटेगा नहीं। आप उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उसका आंसर राइट कर सकते हो। और इसके साथ साथ जब आपके पास रिवीजन का टाइम होता है मीन्स जैसे आप मेंस का पेपर दे रहे हो, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के बीच में जो टाइम गैप है उसमें आपको रिवाइज करना है तो क्विकली आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर ये इतनी सारी बुक्स ले ली तो इसको लेके कहां तक जाओगे अलग अलग बुक्स पेपर सेंटर में। इसका मतलब केवल नोट्स और योर हैंडमेड नोट्स बस इतना ही सफिशिएंट है। बिकॉज जितनी भी ये सोर्सेज हैं वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी ये मेरी पीडीएफ में अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको हार्ड वर्क करने का मन है देन गो फॉर इट, अदरवाइज स्मार्ट वर्क तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है। और अगर मेरे हिसाब से चले डेफिनेटली आपके 300 प्लस मार्क्स मिलना ही है, क्योंकि इसके साथ साथ जब हम लोग स्टडी करेंगे तो आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कब से हमको स्टार्ट करना चाहिए, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे अपने इंडेक्स में रखा हुआ। तो अब ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपने डिसाइड कर लिया है और आप प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जीएस का क्लासेस कर रहे हो या खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन इसी टाइम से इसी ड्यूरेशन में स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज इन अ डे कितने ओवर मिलने वाले हैं, 24 आवर्स, और ये सबके लिए सेम है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, ठीक है। मेक द स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट द सिलेबस टॉपिक वाइज नॉट बुक वाइज। आपको किताबों का टास्क नहीं बनाना है, आपको जो भी मैंने सिलेबस दिखाया उस सिलेबस में भी जो सब पॉइंट है वेरियस सब पॉइंट्स, उन सब पॉइंट्स को कितने बेटर तरीके से आप कवर कर सकते हो इसका टास्क बनाना है। बुक्स फिनिश नहीं करनी है, बुक्स लो ही मत, वो भी ज्यादा बेटर, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा तो इससे होगा क्या, आपकी कंसंट्रेटेड स्टडी होने वाली है। The basic concept of each topic should be clear so that one can write in his language in the examination. आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपको अगर फॉर्मूला मालूम है, then the numerical based on this formula वो आप easily define कर सकते हो, easily उसको solve कर सकते हो, and try to incorporate maximum figures in your answer. आपका ऑप्शनल क्या है, ज्योग्राफी, आपको मार्क्स अचीव करने हैं ना, तो आप जो स्पेस गिवन है उसमें जितने अच्छे से फ्लो चार्ट डायग्राम्स थ्योरीज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, मींस आपको 1/4 अगर यहाँ पे मिल जा रहा है तो देखो 3/4 मार्क्स तो आपको यहीं पे एडिशनल मिल गया ना आपकी थ्योरी के, तो यहाँ पे आप एक एक मार्क्स को ज्यादा अचीव कर सकते हो। एंड वेयर एवर मैप इज रिक्वायर्ड उसको बनाओ और उससे अपने नंबर को ले लो, खींच लो। एग्जामिनर जो बैठा हुआ है ना, जो आपके क्वेश्चन पेपर है, जो कॉपी है उसको चेक कर रहा है, उसको इतना फोर्स कर दो अपने मैप ड्राइंग और थ्योरीज के रिप्रेजेंटेशन से कि वो अपने पेन से अब कितना भी कम करे, आपको आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स तो देके जाए, उससे ज्यादा दे जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वो शाम को सो नहीं पाए, ठीक है। ये कब हो सकता है, जब आप उसमें वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका यूनिक होने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट विच वन शुड कीप इन माइंड इन ज्योग्राफी इज टाइम मैनेजमेंट। मैंने क्या बताया, ज्योग्राफी का एक नेगेटिव फैक्टर क्या है, इट इज लेंथी सब्जेक्ट, इट इज वेरी वास्ट सिलेबस। और जब कई बार तो जो जब फर्स्ट टाइम होता है मेंस आंसर में, मेंस लिखने के लिए जाते हैं तो कई लोग तो पूरा पेपर ही नहीं लिख पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपके सामने जो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से जब आप आंसर लिखना चालू करोगे, इतने सारे जो वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, तो
वहां टाइम मिसमैनेज हो जाता है। मींस आपने टाइम दे दिया 1-5 को ही केवल ज्यादा, उसके बाद फिर बाकी के 3 क्वेश्चन कहाँ जाएंगे, उसमें भी टाइम मैनेज करना है। तो देखो टाइम मैनेजमेंट सबसे बाद की बात है, टाइम मैनेजमेंट की तरफ हम बाद में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर देख लो, मान लो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तो 5 किलोमीटर की रनिंग आप एकदम से टाइम के साथ टाइम आउट होकर नहीं कर सकते। तो 5 किलोमीटर को रनिंग अगर आपका करना है, मैराथन करनी है, तो किस तरीके से करोगे? सबसे पहले यू विल वॉक, और जब आप वॉक करोगे धीरे धीरे, एटलीस्ट 1 वीक के लिए आपने 5 किलोमीटर की वॉक की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी कैपेसिटी अब 5 किलोमीटर की बन चुकी है। देन उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? जॉगिंग, मीन्स स्लो रनिंग। और स्लो रनिंग से क्या होगा, हो सकता है कि आप 1 किलोमीटर के बाद थक जाओ, फिर आप वॉक करो। जॉगिंग में आपको एटलीस्ट 2 और 3 वीक लगेंगे। ठीक है, अभी हम टाइम लिमिट देख ही नहीं रहे, बिकॉज 5 किलोमीटर की जो आपको रेस कंप्लीट करनी है वो 30 मिनट्स की नॉर्मली होती है। ठीक है, 30 मिनट्स में आपने अभी नहीं करना, अभी आप छोड़ो, आप टोटल 1 आवर या 2 आवर ले रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप रनिंग करना स्टार्ट कर दोगे अप टू 5 किलोमीटर। अब आप 0 से 5 किलोमीटर रन कर पा रहे हो, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो कम है। सपोज यहाँ पे अभी आपकी 45 मिनट आती है स्पीड। अब जब आपने रनिंग सीख ली, तब आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करोगे। व्हेन यू विल इंक्रीज द स्पीड, तब आपका जो टाइम है 45 मिनट से 25 मिनट्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 मिनट्स हमें एडिशनल लेके चलना है, क्योंकि एग्जामिनर आएगा, कहीं पे आपके साइन करवाएगा, कहीं कुछ फिल करवाएगा। ठीक है, इट मींस हमको 5 मिनट्स का टाइम अपना लेके चलना है। तो यहां से टाइम मैनेजमेंट होता है। तो अभी तो बेटा जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको वॉक करना है, अभी तो बस सिलेबस को एक बार पढ़ना है। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, मींस वॉकिंग खत्म हो जाए, देन जॉगिंग स्टार्ट करना, फिर रनिंग करना, फिर स्पीड इंक्रीज करना। मींस आंसर राइटिंग में का ये प्रोसेस है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट विच वन शुड कीप इन माइंड इज टाइम मैनेजमेंट। और जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, कहीं पे भी छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप कंटिन्यूअसली राइटिंग प्रैक्टिस करते हो फ्रॉम द डे 1, जो भी टॉपिक आज मैंने पढ़ाया उसको आपने शाम को जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करता चलूंगा हर एक टॉपिक से रिलेटेड, और उसको राइटिंग प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अगर डे 1 से करते हो, इट मींस आप जो प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यूअसली सॉल्व करते चले आ रहे हो, तो क्या होगा, आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा। और वो परफेक्शन मींस क्या हो गया, 45 से 25 मिनट्स की तरफ पहुंच चुके हो। तो 30 मिनट वाला टाइम तो ऑलरेडी कवर। और जब आप पेपर 1 और पेपर 2 को पढ़ते हो, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को रखना है। पेपर 1 पेपर 2 अलग करके नहीं देखना, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी का ही इंप्लीमेंटेशन होगा हिमालय फॉर्मेशन में। जियोमॉर्फोलॉजी पेपर 1 का ही इंप्लीमेंटेशन होगा इन पेपर 2, कि किस तरीके से रिवर्स डेवलप हो रही हैं, कैसे आपका वेरियस काइंड ऑफ वैलीज वहां फॉर्म हो रही हैं, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी पेपर 1, एंड क्लाइमेट्स, मॉनसून, एल नीनो, ला नीना इन इंडिया, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड कब हो सकता है, जब आपको सारे पॉइंट पता होंगे। तो नॉलेज क्या होती है, नॉलेज इज लाइक दीज पॉइंट्स, आपने इन पॉइंट्स को जान लिया। एक्सपीरियंस इज लाइक इन्हीं पॉइंट्स को आप कनेक्ट करना सीख गए एक दूसरे में। ठीक है, और ये कब आता है, जब आप पहले इन पॉइंट्स को जानो, नो ऑल पॉइंट्स, नो ऑल द पॉइंट्स गिवन इन योर सिलेबस, देन integrated study. It means now you can relate all topics with each other. Okay, so this is the strategy for geography optional. मैपिंग के लिए आपको एक एटलस तो परचेज करना पड़ेगा। एक है ऑक्सफोर्ड एटलस और दूसरा है ओरिएंट ब्लैक स्वॉन। कई चीजें ओरिएंट ब्लैक स्वॉन में मेंशन नहीं है और कई चीजें ऑक्सफोर्ड एटलस में मेंशन नहीं है। इट मींस आपको ये दोनों ही एटलस परचेज करने होंगे, और इसके साथ साथ ऑनलाइन आप मैप निकाल लो, उसका प्रिंट ले लो, एमटी मैप, चाहे आपका इंडिया हो
और इंडिया के अलावा वर्ल्ड हो। ठीक है, ये 2 मैप पे आपको प्रैक्टिस करनी है। नाउ व्हाट आर द वर्ड्स ऑफ कॉशन, क्या क्या चीजें करनी है। स्टडी ओनली मिनिमम, क्या बताया, क्या नहीं पढ़ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि क्या पढ़ना है। तो मिनिमम से मिनिमम पढ़ना है, ऑथेंटिक बुक पढ़नी है, और जो कुछ भी पढ़ो उसको रेगुलरली रिवाइज करना है। बिकॉज होता क्या है कि जो हमारी मेमोरी है, वो मेमोरी भी 2 तरीके की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी भी क्या होती है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपको लाइफ टाइम, कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे आपकी लाइफ के जो आपको बचपन से अभी तक याद हो, वो आपकी लॉन्ग टर्म मूवमेंट के बिल्कुल लाइफ टाइम वाले बोर्ड में या बॉक्स में पहुंच चुकी है। और लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसा होता है जो 1 मंथ 1 ईयर तक वैलिड रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सब धुंधला होने लगता है, फेड होने लगती है मेमोरीज। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसा है कि बस मैंने अभी बताया, आफ्टर 1 आवर वो आप फैक्ट भूल गए, लेकिन हल्का हल्का कुछ याद है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जब फर्स्ट टाइम आप रीडिंग करते हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और ये शॉर्ट टर्म मेमोरीज हार्डली 15 to 20 मिनट्स तक स्टेबल रहती है। उसके बाद धीरे धीरे आप भूल जाते हो, और केवल आपको 11% पोर्शन, 11% कंटेंट वो ध्यान में रहता है। और अगर फिर भी अगर आपने टाइम में पे रिवाइज नहीं किया तो 11% भी भूल जाओगे। इसका मतलब रिवाइज अगर करोगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी, दोबारा रिवाइज करोगे तो वो यहां जाएगी, और उसके बाद रिवाइज करोगे तो यहां जाएगी। ठीक है, इट मींस आपको रिवाइज करने में करना क्या है, आप कंसेप्ट को रिवाइज करना है, सारी थ्योरीज को रिवाइज नहीं करना, कंसेप्ट और उस पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी आंसर है, फॉर एग्जाम्पल प्रोज एंड क्रिटिकली एग्जामिन, एक टर्म लगा होगा, कोई स्टेटमेंट गिवन होगा, उसमें आगे लगता है क्रिटिकली एग्जामिन, तो उसमें कुछ प्रोज और कॉन्स आपको दिखाने हैं। प्रोज दिखाने हैं तो एटलीस्ट ये याद रखना है कि एटलीस्ट कोई भी चीज अगर आप मेंशन करो, लिखो, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, चाहे प्रोज हो चाहे वो कॉन्स हो, कोई भी चीज हो, हर एक में 5 पॉइंट्स तो एटलीस्ट होना चाहिए। 5 से कम होगा तो वो सामने समझ में आ जाता है 1 2 3 4, 5 होगा तो समझ में आएगा कि हाँ आपने कुछ, आपको नॉलेज है। 4 होगा तो आपके मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे। 5 और अगर उससे ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो डेफिनेटली वो आपको 1 या 1.5 मार्क्स ज्यादा दे देगा। ये वो एक क्रिटिकल पॉइंट है। 5 पॉइंट मीन्स ये 5th पॉइंट जो आप लगा के यहाँ पे लिखोगे, कभी भी नंबरिंग नहीं करनी, क्योंकि नंबरिंग में क्या है, आपने सीधे सीधे लिख दिया 1 2 3 4 5, तो सामने सीधे सीधे पढ़ लेगा, अरे 5 पॉइंट लिखे। वहीं आपने यहाँ पे सीधे ये पॉइंट्स लगा दिए, कौन कहने जा रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6। इट मींस जो एग्जामिनर है उसके सामने बहुत सारा बंडल पड़ा हुआ है कॉपीज का चेक करने के लिए, तो उसको भी तुम लोग भी कंफ्यूज करो कि ऐसा है कि हम पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट्स का मतलब हो सकता है कि ये 6 भी हो सकता है 4 भी हो, 5 भी हो, लेकिन अगर 4 लगाओगे ना तो वो अलग से दिख जाएगा। ये आपको क्लियरली पता है कि 1 2 3 4, एक झटके में आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बट देयर आर 5 पॉइंट्स, तो आप उसको बस ये समझोगे 5 और 6 भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देयर शुड बी एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, और इसका इफेक्ट पड़ता है। प्रैक्टिकल करना चाहो तो 1 2 साल का अपने पास मार्जिन रख के चलो। नाउ बीवेयर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन एंड मार्केट मटेरियल, उसकी तरफ जाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा उस तक रहना है। अपना कोई कंसेप्ट अगर समझना है, मान लो कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब एनिमेशन वीडियोस हैं कई सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, किस तरीके से जियो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेडागास्कर से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकल के यहाँ पे आके मिलता है। ठीक है, वो एनिमेशन वीडियोस देख सकते हो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट क्लियर हो। गूगल मैप्स को यूज करो मैपिंग के लिए, और कंसोलिडेट मटेरियल जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसका यूज करो। रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फीडबैक ऑन योर आंसर, मींस जब आप लिख रहे तो हो, राइटिंग प्रैक्टिस तो करो, लेकिन किसी से चेक नहीं कराया तो आपको आपकी जो
फॉल्ट्स है, आपको जो जहां इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो पॉइंट ही नहीं पता चलेगा। इट मींस आपको फीडबैक के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। रीड ऑलवेज विद सिलेबस, अपना जहां कहीं पे भी टेबल हो ना, उस वॉल के ऊपर अपना जीएस का और ऑप्शनल का सिलेबस लगा लो, चिपका लो, और ये हर्ट मैं दिल से याद कर लो कि भैया ये सिलेबस है। अगर आपका न्यूज़पेपर या कोई न्यूज देख रहे हो, कुछ भी है सामने, तो उस इंसिडेंस को आप तुरंत रिकॉग्नाइज कर दोगे, अच्छा ये तो मेरा क्लाइमेटोलॉजी से रिलेट होता है, तो उसको आप तुरंत वहां पढ़ लो, और वो चीज हो सकता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन निकाल ले। ब्रेन स्टॉर्म द सिलेबस विद क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर है हमेशा उनके ट्रेंड को फॉलो करो। देखो भविष्यवाणी की जाती है ना, भविष्यवाणी, ज्योतिष, ये सभी चीज क्या है, वो आपका जाके सबसे पहले आप जब कभी किसी के पास जाओगे ज्योतिष के पास, वो आपसे सबसे पहले पूछेगा हाँ भाई बताइए आपका क्या नाम है, आप क्या करते हो, मीन्स आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिससे वो पास्ट को एनालिसिस कर ले। अगर वो पास्ट को एनालिसिस कर लेता है तो प्रेजेंट में तो प्रॉब्लम ही है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको एक होप देगा, अच्छा नहीं नहीं आप बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, भैया आईएएस बनना चाहते हैं बन जाओगे, लेकिन पास्ट में आपने जो किया है ना उसमें उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा, देखो थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा, अब उसको कुछ कमाना भी है, अच्छा तो ये वाला आपको स्टोन पहनना है, ये सारे काम करना है, तो पास्ट के ऊपर बेस्ड होता है वो फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। साइंस टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आप उसमें देखोगे तो, या कोई भी मशीन है वो कैसे अपना फ्यूचर मतलब डिसीजन को डिसाइड करेगी मशीन, वो होता है पास्ट के डिसीजंस के ऊपर, कि पास्ट में ह्यूमंस ने हमारे थ्रू क्या है इस पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन में क्या डिसीजन को परमिशन दी, उसी डिसीजन को हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे। इट मींस वो ट्रेंड ही फॉलो करना है। अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जाम। रिमेंबर एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। कोई आपसे कहे कि भाई देखो एग्जाम होने से एक हफ्ते पहले मेरे पास आ जाना, मैं उसके ऊपर कुछ मार्क्स लगा दूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, भूल जाओ। यूपीएससी की एक फुल फॉर्म ये भी है कि अनप्रिडिक्टेड सर्विस कमीशन, क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिकली उसने अपना पूरा सिलेबस दिया हुआ है, और अगर उस सिलेबस की मीनिंग देखोगे, एक एक लाइन के में भी बहुत सारा मीनिंग छुपा हुआ है, तो वो बिल्कुल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट वाला सिलेबस है। और उसमें से कोई अगर बेवकूफ इंसान अगर आपसे ये कह रहा है कि ये सर्टेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बस इनको पढ़ के चले जाओगे तो भी तुम पास हो जाओगे, बिल्कुल नहीं, हो सकता है कि यही पॉइंट ना आए। अक्सर एग्जाम में ऐसा ही आपने भी फील किया होगा कि आप जब जो पढ़ के जाते हो, जो छोड़ के जाते हो वो तो जरूर आता है, जो पढ़ के जाते हो उसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। So these are word of caution, not only for geography but also for any topic of GS or any subject. Now the various types of answer writing. अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे किसी की थ्योरी पूछ लिया, वो थ्योरीज आपको सीधे सीधे लिखना है, सीधे सीधे मॉडल पूछ लिया वेबनर का, वो आपने मेंशन कर दिया, काम खत्म। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट, सो दीज क्वेश्चन रिक्वायर डायरेक्ट नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, आपको मॉडल पता है आप डायरेक्ट उसको मेंशन कर सकते हो, और सो दे कैन नॉट बी आंसर्ड विदाउट रिवीजन और विदाउट यूजिंग ज्योग्राफिकल टर्म्स। अगर आपने उस मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया हुआ है, कई बार उसका मॉडल आपने बनाया हुआ है, थ्योरी पता है, तो आप उसको लिख सकते हो, अदरवाइज उसके ऊपर आप तुक्का भी नहीं मार सकते। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिसके ऊपर आप तुक्का मार दो, ऐसा क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट वाले में नहीं होगा। As over others can only be taken if the language is more similar to the geographical language and has more relevant diagram. अगर आप geographical languages को यूज कर रहे हो, मींस geographical terminology को यूज कर रहे हो in this particular theory or model, then you will achieve more marks. और उसके साथ साथ relevant diagram बनाने हैं, ये है direct answer writing. एग्जाम फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखना चाहो तो वो एग्जाम्पल है like discuss the methods of measuring the intensity and magnitude of earthquake. और earthquake को मेजर करने की, उसके मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को मेजर करने के क्या क्या मेथड्स हैं, 2019 में आया हुआ है। एंड हाउ आर सीस्मिक जोन्स डीमार्केटेड, ये आपको अगर पता है तो आप इजीली लिख सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकते।
इसी तरीके से डिस्कस द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ हिमालय, क्या हिमालय के पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक्सप्लेन हाउ इट हैज अफेक्टेड जियो स्ट्रेटेजी, जियो पॉलिटिक्स, रीजनल कंसियसनेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ये थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी आता है, मींस ये ओपन एंडेड है, आप इसमें थोड़ा बहुत अपने माइंड से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ओपन एंडेड आंसर राइटिंग में क्या होता है, दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड मोस्टली बेस्ड ऑन हैविंग मोर नंबर ऑफ डायमेंशंस, एक से ज्यादा डायमेंशन में आए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स होनी चाहिए, मींस चाहे वो कल्चरल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट, एथिकल, इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए उसको एक्सप्लेन करें। Try to put at least one pictorial representation, because सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, तो हर एक क्वेश्चन में अगर आप एक एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट अगर डाल रहे हो, डेफिनेटली वहां पे मार्क्स मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नॉट टू लीव एनी क्वेश्चन। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो अगर हो सकता है कि उस 10 में से आपने बहुत बुरा लिखा, तो हो सकता है आपको हाफ मार्क्स मिल जाए या 1 मार्क्स मिल जाए, मिलेगा तो, अदरवाइज छोड़ दोगे तो 10 में से फिर तो 0 ही मार्क्स मिल जाए। यूज पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर कंटेंट टू एड्रेस मेनी ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड इश्यूज इन पेपर 2। मैंने बताया ना, इन पेपर 1 पार्ट बी जो 6th चैप्टर है, दैट इज पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, कितना इंपॉर्टेंट है उसको आप पेपर 2 में इंप्लीमेंट करके देखो। आपको 150 मार्क्स से ज्यादा ना मिले तो मुझसे कहना। एंड ट्राई टू गो थ्रू द ऑथर्स ऑफ वेरियस थ्योरीज, नेम देना जरूरी है भाई, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वेरियस थ्योरीज और वो थिंकर्स, वो ऑथर्स जिन्होंने वो थ्योरी दी है, उनके नाम याद कर लो। बस वो गिने चुने हैं 10-15 नाम है, बस उन 10-15 नाम को यूज करते हुए अगर आंसर लिखोगे पेपर 1 पेपर 2 में, डेफिनेटली आपको 300 प्लस मार्क्स से कोई भी नहीं हो सकता। जैसे अगर इनडायरेक्ट या ओपन एंडेड क्वेश्चन देखना चाहो, व्हाट डू यू मीन क्लाइमेट माइग्रेंट्स, क्लाइमेट माइग्रेंट्स होते हैं, सजेस्ट एप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर देयर रीसेटलमेंट। अब ये देखो आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप पॉलिसीज बनाओ, आप प्रोग्राम्स बनाओ कि इन क्लाइमेट माइग्रेंट्स के लिए आप क्या पॉलिसीज बना सकते हो। ये ओपन एंडेड है और इसमें जितनी डाइवर्सिटी आप दिखा सकते हो, जितने फ्लो चार्ट्स दिखा सकते हो, वही आपकी यूनिकनेस है, एंड यूनिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। ओके, नाउ हाउ टू राइट गुड आंसर इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल को कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो डायरेक्ट हो या ओपन एंडेड हो, उसमें आपको यूज करनी है टर्मिनोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज करना है, मैप्स को यूज करना है। मैप्स की जगह डायग्राम यूज होते हैं तो डायग्राम यूज करो। और याद रखो, कोई भी अगर आंसर लिख रहे हो तो एक फॉर्मेट में होना चाहिए। वो फॉर्मेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है, ये ही फॉर्मेट होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन भी अगर आप लिख रहे हो तो वो कोई भी पैराग्राफ हो, छोटे से छोटा हो, मींस मैक्सिमम 3 लाइन और 4 लाइन, 3 और 4 लाइन में अपनी बात को खत्म कर दो। 3 लाइन में खत्म कर देते हो, मींस आप अगर बुलेट्स में लिखते हो, पॉइंट्स बना बना के, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये पढ़ना ज्यादा इजी होता है। एडिटोरियल जब आप हिंदू में या किसी एक पेपर में पढ़ोगे तो वो बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक तो बहुत ही ज्यादा डेंस लिखा हुआ है और उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसका मतलब बोरिंग वाला कंसेप्ट उस एग्जामिनर के भी लगता है, जिसको मतलब 15,000 कॉपीज चेक करनी है। ऐसे में उस बूढ़े एग्जामिनर को परेशान मत करो, उसको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के दे दो, ठीक है। बेबी को जैसे आप स्पून में या एक एक कौर खिला रहे हो, बस एक एक कौर की तरीके से यहाँ पे खिला दो, कंक्लूजन में एक पॉजिटिव नोट पे आपको कंक्लूजन दे देना है। आंसर टू द क्वेश्चन, नॉट व्हाट यू नो। बहुत बार होता गया है कि पूछा गया कुछ और है, लिख के कुछ और आता है। और ये चीज कहां से आती है, ये सीखा है आपने भैया यूनिवर्सिटी में, कि यूनिवर्सिटी में आपने क्या किया, कॉलेज लेवल पे
जब आप कॉलेज में एग्जाम दे रहे थे एट दैट टाइम क्वेश्चन आया, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कुछ और, क्योंकि ये क्वेश्चन आप छोड़ तो सकते नहीं हो, तो कुछ ना कुछ तो लिख के ही आओगे। आप अपना नाम भी लिख दिया या कुछ भी लिख दिया तो एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 और 3 मार्क्स मिल जाता है। लेकिन मेंस में ऐसा, यूपीएससी मेंस में ऐसा नहीं होता, इवन यहाँ वो माइनस में दे देंगे। आपसे पूछा है खेत का खलियान के बारे में लिखोगे, माइनस में मार्क्स मिल जाएंगे आपको, नेगेटिव में, तो आपकी सारी मेहनत माइनस में। इट मींस जो पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन मींस आपको पॉजिटिव निगेटिव दिखा के मेन बॉडी में प्लस और माइनस दिखाओगे, और उसके बाद कंक्लूजन में एक पॉजिटिव सॉल्यूशन देना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेट्स इस इंडिया में या इस नेशन में क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन को देते हैं। उनका काम प्लस माइनस प्रोज और कॉन्स को दिखाते हुए क्या सॉल्यूशंस हो सकता है वही देना है। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो डेफिनेटली आपके आंसर्स राइटिंग बहुत अच्छा होने वाला है, आप ज्यादा मार्क्स अचीव करोगे, नॉट ओनली इन ज्योग्राफी ऑप्शनल बल्कि जीएस पेपर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आपको आंसर राइटिंग में यूज करना है, चाहे वो वर्ल्ड मैप हो, डायग्राम हो, थ्योरी का नेम हो, ज्योग्राफर नेम हो, ये पेपर 1 में होने ही चाहिए, हर क्वेश्चन में ये होने चाहिए। आज का जो ये सेमिनार वेबिनार है बेसिकली, इसमें जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वो तरीका है जिससे आप अपने आंसर को रिच बना सकते हो और जो मार्क्स को भी अचीव कराए। वहीं पेपर 2 में आपको क्या करना है, इंडिया का मैप डालना है, डायग्राम डालना है। और पेपर 1 बिकॉज ये क्या होती है, ये थ्योरी है, थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इंडिया के ऊपर, बिकॉज वी आर इंडियन। अगर हम अमेरिका में रहते तो वो यूएस ज्योग्राफी होती पेपर 2, पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान का होता। तो थ्योरी आपने पढ़ लिया, इस थ्योरी मींस फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने इंडिया पे कर दिया। इट मींस आपको रेफरेंस पेपर 1 का देना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली 1 या 2 मार्क्स आपका कम हो जाएगा हर एक क्वेश्चन से। इंटीग्रेटेड एंड मल्टी डायमेंशंस आंसर पेपर 2, लगभग आपको ऐसा लगेगा जितने भी क्वेश्चन अगर देखोगे ना जीएस पेपर 2 पेपर के और इसके साथ साथ पेपर 2 के, तो लगभग सेम क्वेश्चन लगेंगे। तो हो सकता है कि जीएस पेपर जिसका ऑप्शन नहीं भी है वो भी पेपर 2 को लिख सकता है, लेकिन उसके मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक जनरल स्ट्रेटेजी के ऊपर लिखने वाला है। पेपर 2 में मार्क्स अचीव वही करेगा जो रेफरेंस फ्रॉम पेपर 1 प्रोवाइड करे, जो पेपर 1 और पेपर 2 को इंटीग्रेट करके अपने आंसर को रिच करे, और कई सारी केस स्टडीज, एग्जांपल्स, मॉडल्स, थ्योरीज जो ह्यूमन ज्योग्राफी की है, यानी कि वो जो पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको अगर आप यहाँ यूज करते हो तो पेपर 2 में आपके मार्क्स, अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो नियर अबाउट 170 हो सकते हैं एटलीस्ट। वहीं जो जनरल जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पेपर 2 को अटेम्प्ट करेगा उसके मार्क्स हार्डली 120 के आसपास होंगे। ये डिफरेंस है, ठीक है। 120 भी बहुत बड़ी बात है, उसे 90 के आसपास मार्क्स मिलने वाले हैं। It will take 3.5 months. Okay, रिया? अभी हम लोग टाइमिंग के ऊपर भी आएंगे, एक एक पॉइंट्स को देखते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन राउंड होगा जिसमें आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा यूपीएससी जर्नी में ध्यान रखना है, चाहे वो जीएस हो चाहे वो ऑप्शनल हो, जो भी सिलेबस है जीएस और ऑप्शनल उसको रट जाओ। और कोई भी टॉपिक है उसको आपको एनसीईआरटी बुक्स, देखो एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है, वही एनसीईआरटी जिसके ऊपर हर कोई फोकस करेगा, चाहे वो कोई इस फील्ड का हो या ना हो, सबको पता है कि भैया एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन होता क्या है उससे, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, वहां नींव, फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो फाउंडेशन बनाने के लिए एनसीईआरटीज की वो वर्ड्स, वो टर्मिनोलॉजीज, वो कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, बिकॉज एनसीईआरटी किसके लिए बनाया गया है, छोटे बच्चों के लिए।
12th तक की एनसीईआरटी, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो इजीली आपकी फाउंडेशन वहां से डेवलप होगी। जब फाउंडेशन डेवलप होगी उसके बाद आपको रेफरेंस बुक पढ़ना होता है, जहां जो आपको उस फाउंडेशन के ऊपर आपको दुबई के टावर बनानी है या फिर अपना 1 मंजिला 2 मंजिला घर बनाना है, वो काम करती है रेफरेंस, और इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं उनको, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी कुछ आपका पास स्टडी मटेरियल है उसको रिवाइज करना जरूरी है। और रिवीजन आप अगर मोर देन 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स अगर आपने रिवीजन किया हुआ है, तो वो आपकी जो मेमोरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी एसटीएम से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो चुकी है, अगर 3 to 4 टाइम्स आपने अच्छे से रिवाइज किया लॉन्ग टर्म मेमोरी। और अगर आप लगभग 8 टाइम्स रिवीजन कर लेते हो, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म मेमोरी की वो जो सबसे लास्ट वाली जो स्टोरेज है वहां पहुंच जाएगा, मींस लाइफ टाइम आपको वो कंसेप्ट याद रहेगा, कभी भूल नहीं सकते। ये केवल नंबर्स में ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, ये बाकायदा साइकोलॉजी और जो भी साइंस है इसके पीछे वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवीजन तो आपके एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए। जैसे आपका प्रीलिम्स है, अब वो प्रीलिम्स से पहले एटलीस्ट अगर 4 टाइम्स रिवीजन आप कर ले रहे हो, तो आप सारा चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, मीन्स आप भूलने वाले नहीं। वहां पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सब कुछ भूल गए। जनरली यही तो होता है ना, एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले या 1 वीक पहले ऐसा लगता है मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, सब कुछ गायब हो चुका है। और फिर आपके एग्जाम में आपको ऐसा लगता है कि हाँ हाँ धीरे धीरे कुछ याद आ रहा है, और वो कहाँ से निकल के आता है, कहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी से, कहीं इस बीच वाली स्टेज में होता है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो तो आपको पता ही है, अगर आपको ये पता है कि 2 into 2 4 होता है, तो ये तो सोते में भी पूछोगे तो भी 2 into 2 4, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के बिल्कुल लॉन्ग टर्म वाली बॉक्स में फीड हो रखा है। And after completing the topic from the syllabus, refer to the question from the previous year question papers. हम लोग अपने जो क्लास में जब कोई भी टॉपिक को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। इसका मतलब आपको करना क्या है, मैं आपको रेडीमेड मैगी नूडल्स बना के खिला रहा हूँ, ठीक है, बस आपको च्यू करके स्वेल करना है, ठीक है, और इंप्लीमेंट करना है आंसर राइटिंग। सो डोंट मेक नोट्स फॉर एवरी टॉपिक। आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक है, मतलब एक तो तरीका ये हो सकता है कि सारे टॉपिक्स पे अपने हाथ से नोट्स बनाओ। जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसका प्रिंट आप अपना ले लो, और वो पॉइंट्स, मान लो कोई टॉपिक है जो आपको बहुत टफ लगता है, तो एक काम करो, अपना सेल्फ नोट वहां पे बनाओ, अपने A4 शीट पे कुछ नोट्स बनाओ जो एक फ्लो चार्ट में। हमेशा याद रखो, फ्लो चार्ट में अगर आप बनाओगे तो आपका माइंड उसको बहुत तेजी से ग्रेस्प करेगा। तो उसको फ्लो चार्ट में आप बनाओ और फिर दोबारा रिवाइज करो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से उसको रिवाइज कर लोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और पेपर 1 डू अ स्पेशल फोकस ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, वो चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 मेक स्मॉल बुलेट पॉइंट्स नोट्स और ऑफन रिपीटेड टॉपिक्स। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं पेपर 2 में जो रिपीट होते रहते हैं। मॉनसून हमेशा मिल ही जाएगा, मॉनसून हुआ, साइक्लोन हुआ, ठीक है। जैसे बहुत सारे नॉर्मली क्या होता है, ये जो हमारा इंडिया है, नॉर्मली साइक्लोन्स हमारे बे ऑफ बंगाल में आते थे। अब हमने ऐसा सीक्वेंस भी देखा है कि ये अरब ओशन में भी बहुत सारे आने लगे हैं। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन इस साल आ सकता है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका क्यों ऐसा हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। प्रिपेयर रीजन वाइज मैप्स। आप अगर मान लो यूपी पढ़ रहे हो, या फिर मान लीजिए आपने साउथ इंडिया में कोई एक पढ़ा, तमिलनाडु पढ़ा, यहाँ पे दिस इज तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की ज्योग्राफी मींस आप सबसे पहले देखो माउंटेन्स, रिवर्स, सॉइल, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर पे जाओ, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे जाओ, फिर उसके बाद सेटलमेंट ज्योग्राफी पे जाओ, ठीक है। इस तरीके से एक एक टॉपिक्स, एक एक रीजन को आप कवर करोगे। जब आप रीजनल अप्रोच को अपनाओगे
तो आपका पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रेटजी जिससे आपको पूरे यूपीएससी में न सिर्फ ज्योग्राफी बल्कि जीएस भी आपको कवर करना है। और हमेशा याद रखो कि पेपर वन ये क्या है, थ्योरी और कंसेप्ट, और इसका इम्प्लीमेंटेशन है पेपर टू। इसका मतलब आप अलग सेपरेट करके कभी नहीं पढ़ सकते, हमेशा इंटरलिंक करना जरूरी है। योर स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल बिफोर 1 ईयर ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। कई लोग ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप सबसे पहले क्या करो, प्रीलिम्स जिस साल भी देना है, आप जब जीएस पढ़ना स्टार्ट करते हो तभी से आपको सबसे पहले जब ये आपने मन में सोच लिया कि मुझको यूपीएससी निकालना है और आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, तो जीएस जब पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ इस पे भी वर्क करना है कि मुझे क्या ऑप्शनल लेना है। और अगर आपने ऑप्शनल का भी डिसाइड कर लिया है कि ज्योग्राफी ही लेना है, तो जीएस के साथ साथ ज्योग्राफी के ऊपर वर्क करना जरूरी है, बिकॉज ये आपको कितना मार्क्स प्रोवाइड करा रहा है, 500 मार्क्स। कितना इंपॉर्टेंट हो गया। मेक द स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट द सिलेबस टॉपिक वाइज, ऑलरेडी बताया है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम फिगर्स इन योर आंसर्स, जहां कहीं भी मैप हो उसको उसमें ड्रॉ कर दो। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट मिस नहीं करना है। तो एक कोटेशन है कि गुड कंटेंट इज नॉट स्टोरी टेलिंग, इट्स टेलिंग योर स्टोरी वेल। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि क्या होता है कि कई सारे आपको हैंड रिटन पीडीएफ फाइल मिल जाएगा जो टॉपर्स की आपके अवेलेबल है नेट पे, या मान लो मैंने ही अपनी पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप बस उसको लेके बैठ के याद कर रहे हो, रट रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, इट्स टेलिंग योर स्टोरी वेल इन योर वर्ड्स, इन योर वर्ड्स। अगर आपने कंसेप्ट को अपने वर्ड्स में बहुत सिंप्लिसिटी के साथ अगर रिप्रेजेंट किया है विद डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, तो वो आंसर बेस्ट है। आपकी ही यूनिकनेस चेक की जा रही है। ठीक है, और ये यूनिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मार्क्स के, इसीलिए आपको इस पे फोकस करना है, इस कंसेप्ट पे। लिख तो आप अपने आप लोगे, व्हेन यू हैव फॉर्डर पॉइंट्स, कंसेप्ट है आपके पास, कुछ फॉर्डर पॉइंट्स है, आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को एक लिमिट में बांध लिया कि जो हमारे सर ने लिखाया ना, जो सर ने बताया है, या वो जो नोट्स थे, बस वैसा ही आंसर लिखना है, तो फिर बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आप वहां भूल जाओगे, बहुत सारी चीजें भूल जाओगे कि अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन क्या थी। इट मींस आप अटक जाओगे और भटक जाओगे। ग्रेट इज द आर्ट ऑफ बिगिनिंग, बट ग्रेटर द आर्ट इज ऑफ एंडिंग। कई बार होता क्या है कि इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी पे आए तो मेन बॉडी में आपने सारी एनर्जी लगा दी और कंक्लूजन पे आपने अपने माइंड को यूज नहीं किया, तो आपको कंक्लूजन भी बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। क्योंकि जितनी मेहनत से आपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया है, मान लीजिए आपने कोई भी एक खुद ही आप सपोज कीजिए यू आर द एग्जामिनर, आप किसी की कॉपी को या नोट्स को चेक कर रहे हो, इंट्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, मेन बॉडी में कई सारे फैक्ट हैं, लेकिन कंक्लूजन में आके वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, क्या मन करेगा, इसको अच्छे मार्क्स देना चाहिए या नहीं? क्योंकि लास्ट मेमोरी आपकी क्या है उस एग्जामिनर की, कंक्लूजन। इसका मतलब कंक्लूजन एक पॉजिटिव और बहुत ही एनर्जेटिक होना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, अ गुड स्पीच हैज अ बिगिनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड। और बेस्ट एग्जाम्पल इज आई लव यू, आई लव यू, दीज 3 वर्ड्स। आई जो है, दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज मेन बॉडी, एंड दिस इज कंक्लूजन। अब देखिए इंट्रोडक्शन, सुनिए, आपको किसी ने कहा आई, इसका मतलब सबसे पहले तो आप देखोगे कि वो आपसे क्या कहने वाला है। इंट्रोडक्शन में आपका अटेंशन उसने खींच लिया। मेन बॉडी लव, दिस इज द मेन वर्ब, वो मेन बॉडी है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कहां हो रहा है, पॉजिटिव मोड कहां है, वो है यू। जब आपने देखा कि
अच्छा ये मुझ पे ही इंप्लीमेंट हो रहा है, दैट इज द कंक्लूजन। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगेगा तो उसको भी अच्छा लग सकता है। तो रॉबर्ट ब्रॉल्ट का कहना है कि गुड स्पीच हैज अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। यही चीज आपको इंप्लीमेंट करना है आपको अपने आंसर, चाहे वो जीएस हो या फिर ऑप्शनल। ठीक है, इससे होगा क्या, आपका आंसर रिच होने वाला है, और जितना ज्यादा रिच उतना ही यूनिक। यूनिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स, इट मींस यू विल गेट मोर मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शनल पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं, और ये मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस क्वेरीज हो सकती है उसको मैंने लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, यू कैन आस्क। शुभम, रिया एंड तुषार। हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो नियर अबाउट 3.5 मंथ्स में हम इसको फिनिश कर देंगे। और जो अभी टाइमिंग हम अपने बैच की रखने वाले हैं 1 to 3 PM टाइम पीरियड होगा। एंड दिस इज द कोर्स फी, 30,000 रुपीज इज द कोर्स फी। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, so decide. Riya and Shubham and Tushar, if you have doubt, you can ask me. Thank you, Tushar. So I believe so much in the power of performance. आपकी परफॉर्मेंस क्या है मैं उसके ऊपर बिलीव करता हूं। I don't want to convince people, and I want them to experience it and come away convinced on their own. मेरे कहने पे ज्योग्राफी मत लीजिए। आप अगर जीएस पढ़ रहे हो या फिर अगर पढ़ लिया है तो उसमें अपने आप को जज करो। इफ यू आर फीलिंग वेरी गुड कि और ये कॉन्फिडेंस है कि यू कैन परफॉर्म वेल, तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को ऑप्ट करो। क्योंकि मैं आपको एक अंधेरे में एक फ्रॉड करने के जैसी सजेशन नहीं दे सकता, बिकॉज ये आपके फ्यूचर का सवाल है, और आप डेफिनेटली ये फ्यूचर जो आपका है वो बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। उसके लिए आपको अपने आप एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऑप्शनल ऑप्ट करना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं।